बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। भाई आज जो है हमने कंटिन्यूड विद द प्रीवियस लेक्चर डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर के साथ ही हम आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उससे ये जो लेक्चर है वो एक अलग टॉपिक नहीं है बल्कि उसी के साथ कनेक्टेड ही है। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। फिर हमने उसकी कुछ रिलेशंस को डिस्कस किया था, कुछ फंडामेंटल टर्म्स को हमने डिस्कस किया था विद एमसीक्यूज। उसके बाद हमने उसी के अंदर ही एम्पियर सर्कुलर लॉ के बारे में पढ़ा था। फिर इसी तरीके के साथ हमने इस सारी चीज को कंटिन्यू किया था। और आज जो हमारा टॉपिक है वो सबसे पहले हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर नोट डाउन में लिख दिया है। सो वी आर राइटली डिस्कसिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट के। यानी कि अगर हम करंट के डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसके मुख्तलिफ केसेस होंगे जिनके हम कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमें केस बताया गया यहाँ पर वो था स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में। यानी कि आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर होगा, जैसे हमारे पास ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है। इस स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। जब इस स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? बाय अ रूल नेम्ड एज राइट हैंड रूल। एक रूल के तहत हम इसको फाइंड करेंगे और उस रूल को हम क्या कहते हैं? राइट हैंड रूल कहते हैं। अब जब हम राइट हैंड को यूज करते हैं इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए, जो अभी मैं आपको समझाऊंगा, उसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है आपके राइट हैंड का थंब, दूसरा होता है आपके राइट हैंड के फिंगर्स की रोटेशन। याद रखिएगा, जो राइट हैंड का थंब होगा वो किसको शो करेगा? शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को शो करेगा, लेकिन वो कौन सा करंट होना चाहिए? वो कन्वेंशनल करंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं होना चाहिए। ये कन्वेंशनल करंट होता है जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, यानी कि फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज। तो कन्वेंशनल करंट के केस में हम इस चीज को यूज करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो ऑफ चार्जेस है वो फ्लो ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रॉनिक करंट में नहीं बल्कि कन्वेंशनल करंट की हम बात करेंगे यहाँ पर। उसके बाद दूसरी पॉइंट ये कि जब आप अपने फिंगर्स को रोटेट करेंगे तो आपके फिंगर्स की जो रोटेशन होगी वो किसको शो करेगी? वो शो करेगी तरह की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। तो चलिए अब इस चीज को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं और देखते हैं कि हम इन चीजों को किस तरीके से अपने अंडरस्टैंड में लेके आ सकते हैं। तो लेट मी शेयर पिक्चर विथ यू। एक पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा स्क्रीन के ऊपर, एंड आई होप के दैट पिक्चर इज विजिबल फॉर यू। सो ये एक पिक्चर है जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें हमें जो है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करना है। वी हैव टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस। एंड दिस इज अ रूल जो मैंने आपको पहले समझाया। और ये रूल हमारे पास क्या है? ये रूल हमारे पास कहलवाता है द कर्ल राइट हैंड रूल। द रूल नेम्ड एज द कर्ल राइट हैंड रूल, या आप इसको सिंपली राइट हैंड रूल भी कह सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो इसको राइट हैंड रूल भी कह सकते हैं, या हम इसको कर्ल राइट हैंड रूल का भी नाम दे सकते हैं। अब ये राइट हैंड रूल क्या कहता है? देखें, मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि जब हम स्ट्रेट वायर कंडक्टर की बात करते हैं ना, कि हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर हो, तो उस स्ट्रेट कंडक्टर में आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक भी यही है यहाँ पर। तो हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है जो अभी आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर। उसमें से जो करंट है वो ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। लुक एट द एरो, ये ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें इस जो है स्ट्रेट कंडक्टर को अपने राइट हैंड पे पकड़ लेना है, जो यहाँ पर आपको दूसरी फिगर में नजर आ रहा है। इसने राइट हैंड में पकड़ के रखा, लेकिन इस तरीके से पकड़ के रखा है कि उस बंदे का या आपका जो थंब है वो किसको शो करेगा? वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अगेन बता रहा हूं, ये कन्वेंशनल करंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं है। काइंडली रिमेंबर दिस वन। ये कौन सा करंट है? ये कन्वेंशनल करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं। यहाँ पर ये कन्वेंशनल करंट फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक करंट है जिसको हमने थंब के डायरेक्शन में शो कर दिया, और उसका करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब हम अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो ये जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स आपको नजर आ रही है, ये किसको शो करेगी? बी को शो करेगी।
और बी हम किसे कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट जिसे हम क्या कहते हैं, राइट हैंड रूल कहते हैं। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज यहां तक समझ आ गई होगी। अब इसके इसके कुछ हम फंडामेंटल फाइनल स्टेप्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा अब फाइनल स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहला स्टेप ये है कि जब हमारे पास ये करंट ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, जो अभी आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि करंट थंब में ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो क्लोज्ड पाथ में कुछ ऐसे प्रोड्यूस हो रही है, इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है। और इस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। यानी कि जब करंट ऊपर की तरफ जाएगा, जब करंट ऊपर की तरफ जाएगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कौन से डायरेक्शन में होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। याद रखिएगा, स्ट्रेट कंडक्टर में जब करंट ऊपर की तरफ जाएगा तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इट मस्ट बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी तरीके के साथ अगर इसी स्ट्रेट कंडक्टर में जो करंट है वो नीचे की तरफ जा रहा है, अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फिर रिवर्स हो जाएगा। अब उसका डायरेक्शन रिवर्स कुछ ऐसे हो जाएगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, तो ऐसे हम क्या कहते हैं, ऐसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखिएगा, अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज में, अगर करंट स्ट्रेट कंडक्टर में नीचे की तरफ आ रहा है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट देता चलूं इस राइट हैंड रूल के केस में, जो अभी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। मेरे बच्चे, यहाँ पर जो एमसीक्यू ज्यादातर आते हैं ना, वो आते हैं दर हकीकत प्लेन के केस में। मैं व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने ये मखसूस पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं। याद रखिएगा, करंट ऊपर की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज में, और अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लॉकवाइज में प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पर कुछ केस है जो मैं जिसको चेंज करना चाहूंगा। अब जरा गौर से समझिएगा इस केस को। हमने कहा कि हमारे पास एक प्लेन है, तो यहाँ पर मैं एक प्लेन बना देता हूँ, एक सरफेस बना देता हूँ। ये हमारे पास एक प्लेन है। हमने कहा कि इस प्लेन के सराउंडिंग, इस प्लेन से एक स्ट्रेट कंडक्टर को हमने पास करवाया। अब देखें पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ पर है, यानी कि मैं इस कंडक्टर को कहाँ से देखूंगा। तो करंट यहाँ से गया और मैंने इस कंडक्टर को देखा यहाँ से, मतलब ऊपर से। मैंने इस कंडक्टर को ऊपर से देख रहा हूँ। ठीक है, तो करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो अभी मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता दिया। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ACW का क्या मतलब है, एंटी क्लॉकवाइज। समटाइम्स एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर क्लॉकवाइज भी कहा जाता है, तो एक ही बात है। ठीक है, अब इसी तरीके के साथ मैं ऊपर से ही देख रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इस चीज को ऊपर से देख रहा हूं, लेकिन करंट नीचे की तरफ जा रहा है। करंट किसकी तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो करंट जब नीचे की तरफ जाएगा तो मैं क्या कहूंगा, मैग्नेटिक फील्ड, अब अगर करंट नीचे की तरफ गया तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। तो ये डायरेक्शन याद रखिएगा, ये डिपेंड करता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू पर कि आप इस चीज को कैसे आप देखते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब यहाँ से एमसीक्यूज किसी बच्चे ने मुझे सेंड किया, यहाँ कहीं पर मुझसे पूछा था किसी ने, और क्वेश्चन कुछ यूं था। अब जरा गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन ये था कि सेम प्लेन है, सेम सरफेस है, और हमने क्या कर दिया, इस सेम सरफेस से जो है हमने एक कंडक्टर को पास किया, एक स्ट्रेट कंडक्टर को। अब उस स्ट्रेट कंडक्टर में जो करंट है वो नीचे की तरफ जा रहा है। करंट कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। लेकिन जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो पॉइंट ऑफ व्यू स्लाइटली डिफरेंट है। और वो पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट कैसे, अब सुने। वो पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ऐसे है कि पहले मैं उसको ऊपर की तरफ से देख रहा था, ऊपर से देख रहा था, लेकिन अब इसी करंट को मैं कहां से देखूंगा, नीचे से देखूंगा। इसी करंट को मैं कहां से देखूंगा, नीचे से देखूंगा। तो आप मुझे बताएं कि अब मेरे हिसाब से वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो क्लॉकवाइज में होगी कि एंटी क्लॉकवाइज में होगी, एंटी क्लॉकवाइज में। ये याद रखिएगा, यहाँ पर जो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो एंटी क्लॉकवाइज में होने वाली है। वो एंटी क्लॉकवाइज में क्यों होने वाली है, क्योंकि आप उसको दर हकीकत जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ना, वो नीचे की तरफ है। अब वो जब ऊपर की तरफ था तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम उसको नीचे की तरफ देखेंगे तो तब हमें जो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व होगी वो कौन सी होगी, वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। वो क्यों एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि हम उसको नीचे से देख रहे हैं। अगर हम उसको ऊपर से देखते तब हमें क्लॉकवाइज नजर आ जाती। और इसी तरीके के साथ अगर मैं नीचे से ही देख रहा हूं और जो करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है,
तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कौन से डायरेक्शन में होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। मेरे बच्चे ये अक्सर करके एमसीक्यूज आता है, एमसीक्यूज किस की बुनियाद पर होता है, याद रखिएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट ऑफ व्यू, ये डिपेंड करता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू पर, यानी कि आप उस चीज को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं या आप उस चीज को कैसे देख रहे हैं। ये प्लेन पर अक्सर करके एमसीक्यूज आ जाते हैं कि एक सरफेस होगा, उस सरफेस में हम इस चीज को यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं और करंट कुछ और डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो सकती है। तो याद रखिएगा, इट डिपेंड्स अपॉन पॉइंट ऑफ व्यूज, आप कहां से देख रहे हैं वहां से आपको ऑब्जर्व होगी ये चीज। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ से ये कुछ राइट हैंड रूल का केस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चले आगे की तरफ चलते हैं, और जो इसी पार्ट के अंदर हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करना चाहूंगा वो मैं आपको कन्वेंशंस बता देता हूं यहाँ पर। वो कन्वेंशंस आपको ध्यान में रखनी होगी जो आगे चल के आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स दे सकती हैं। और वो कन्वेंशंस कुछ इस तरीके के साथ होती हैं, जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड को या करंट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं इन आर आउट ऑफ द प्लेन, तब हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। और वो सिंबल्स हमारे पास क्या होती हैं, एक सिंबल हमें बताई गई डॉट, डॉट एक सिंबल बताई गई, और दूसरी हमें जो है ना सिंबल बताएगी क्रॉस की। तो एक डॉट की सिंबल है, एक क्रॉस की सिंबल है। जब भी हमारे पास डॉट की सिंबल आ जाए तो डॉट की सिंबल को याद कीजिएगा कि यहाँ पर जो भी क्वांटिटी हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे करंट हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे करंट हो, लेकिन वो परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर के साथ होगा आउटवर्ड टू प्लेन, यानी कि जिस प्लेन पर आप डॉट बनाएंगे अगर वहां पर करंट डॉट को शो कर रहा है तो करंट इज आउटवर्ड ऑफ द प्लेन। ठीक है, और इसी तरीके के साथ अगर आप क्रॉस को शो करेंगे तो क्रॉस भी दर हकीकत क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, चाहे करंट हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, लेकिन ये यहाँ पर आउटवर्ड नहीं बल्कि इनवर्ड टू प्लेन होता है। और इनवर्ड टू प्लेन यानी प्लेन के अंदर उस सरफेस के अंदर की तरफ आएगा। तो इस चीज से हम इसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। अभी अगर मैं आपको यहाँ पर प्लेन बनाकर समझा दूं कि हमारे पास ये एक सरफेस है, ये एक प्लेन है, और यहाँ पर इस प्लेन पर एक डॉट है, तो अब अगर इस डॉट के हिसाब से मैं कोई भी चीज बनाना चाहूं तो वो मैं ऊपर की तरफ बनाऊंगा। अब यहाँ से मैं आउटवर्ड तो नहीं बना सकता, तो मैं उसको ऊपर की तरफ बनाऊंगा, लेकिन ये होगा क्या, ये इस सरफेस के साथ प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा, याद रखिएगा। और अगर नीचे क्रॉस को शो किया जाए तो मेरे पास ये एक प्लेन है, ये एक सरफेस है जिसमें मैंने क्रॉस सिंबल को शो कर दिया। और हमने क्या कर दिया, हमने क्रॉस को जब ऑब्जर्व किया तो हमारे पास इनवर्ट टू प्लेन आया। तो इस टेप के अंदर मैं इनवर्ट तो नहीं बना सकता, तो मैं उसको डाउनवर्ड बना देता हूं, लेकिन फिर भी याद रखिएगा ये इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर ही होगा जो मैंने क्लियरली लिख लिया है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द प्लेन एंड परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन। ये कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा डॉट और क्रॉस में। याद रखिएगा इट इज नॉट नेसेसरी कि ये डॉट और क्रॉस हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को शो करे, ये डॉट और क्रॉस करंट को भी शो कर सकता है। तो मतलब डिफरेंट केसेस में, लेकिन याद रखिएगा डॉट का मतलब है आउटवर्ड टू प्लेन और क्रॉस का मतलब है इनवर्ट टू प्लेन। अब इसी केस के अंदर मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। देखें, हमारे पास कोई भी एक प्लेन है, मैं आप यहाँ पर बना देता हूँ एक प्लेन। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक प्लेन है, एक सरफेस, ये प्लेन है हमारे पास। हमने इस प्लेन पर जो है वो क्या रख दिया, हमने इस प्लेन पर जो है वो एक करंट कैरिंग वायर रख दी, करंट कैरिंग वायर रख दी इस प्लेन के अंदर। जब हमने इस प्लेन के अंदर एक करंट कैरिंग वायर रख दी और उस करंट कैरिंग वायर में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट कहाँ, ऊपर की तरफ जा रहा है, और हम इसको ऊपर की तरफ से देख रहे हैं, हम इसको ऊपर से देख रहे हैं। तो जब हमें पता है कि हम इसको ऊपर की तरफ से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, जो मैंने आपको पहले समझा दिया। तो यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहूंगा और यहाँ पर मैं इस चीज को ऐसे शो कर देता हूँ। अब मैं काइंडली इसके डायरेक्शंस बनाऊंगा, वो डायरेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिएगा वो डायरेक्शन कैसे होंगे। जब मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाऊं तो यहाँ से मैं ऐसे नीचे की तरफ एरो बनाऊंगा। एंटी क्लॉकवाइज यही होता है ना, क्लॉकवाइज के जो उलट हो जाए तो वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। और अगर यहाँ पर बनाना चाहूं तो यहाँ पर कुछ ये फॉर्मेशन बने। ठीक है, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। आप मुझे बताएं मेरे बच्चे, लेट्स हैव अ डिस्कशन राइट नाउ। करंट प्रोड्यूस हो रहा है इस वायर के अंदर यहाँ से। ठीक है, ये एरो जो है ये नीचे की तरफ शो हो रहा है, ये तो ये जो एरो आपको नजर आ रहा है, ये वाला एरो, इसको मैं फर्स्ट वन नाम दे देता हूँ, ये फर्स्ट वन एरो। ये आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि ये आउटवर्ड टू दैट सरफेस है या इनटू दैट सरफेस है, ये सरफेस से
बाहर की तरफ निकलना चाह रहा है या इस सरफेस की तरफ जाना चाह रहा है? ये जो फर्स्ट वन वाला है, आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन। तो आउट ऑफ द प्लेन में मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉट की सिंबल। ये देख लें, डॉट की सिंबल। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन वो आउटवर्ड टू प्लेन है, तो डॉट भी आप शो कर सकते हैं। और जब आप ये सेकंड वाले एरो को देखेंगे तो ये उस मतलब कंडक्टर की तरफ मूव कर रहा है, और अगर कंडक्टर की तरफ मूव कर रहा है तो इनवर्ट टू प्लेन आप उसे कह सकते हैं। तो इनवर्ट टू प्लेन को मैं क्या शो कर देता हूँ, क्रॉस के साथ शो कर देता हूँ। यानी कि अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है तो एक कंडक्टिंग वायर के निस्बत हम क्या देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज आ रही है या हमारे पास आउट ऑफ द पेज की कंडीशन में आ जाती है। तो ये कन्वेंशंस याद कीजिएगा जो किसी एक स्ट्रेट कंडक्टर के केस में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो वैसे भी हमारा फिलहाल जो डिस्कशन है वो स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर ही है। चलें अब इसके मुतालिक हम दो एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डायग्राम समझ में आ गए होंगे डॉट और क्रॉस के साथ रिलेटेड। अच्छा, चलें अब हम जो है वो एमसीक्यूज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमें कुछ एमसीक्यूज ऐसे पूछा गया, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। सो बाय वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ द एमसीक्यूज। दो एमसीक्यूज हैं, दो, उन एमसीक्यूज को हम डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट मी राइट इट डाउन हियर। अच्छा, क्वेश्चन समझते जाएं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूँ। हमसे कहा गया कि हमारे पास एक जो है वो करंट कंडक्टिंग वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, जिसको हमने यहाँ पर डॉट के साथ शो कर दिया। और डॉट का मतलब क्या है आपको पता है, ठीक है। तो ये डॉट आई हमने शो कर दिया और हमें ये पता है कि इसके सराउंडिंग में क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो यहाँ पर हमने ये इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बना दी यहाँ पर। ओके, अब जब हमारे पास डॉट हो जाए तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम डायरेक्शन बनाना चाहें डॉट के केस में, तो डॉट के केस में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैं यहाँ पर ब्लैक से शो कर देता हूँ। तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ से ऐसे बनेगा, फिर यहाँ से ऐसे बनेगा, फिर यहाँ से ऐसे क्रॉस होगा, फिर यहाँ से ऐसे क्रॉस होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो यू गॉट इट्स आंसर। आपको इसके क्या मिलते जाएंगे, आंसर्स मिलते जाएंगे इन कंडीशंस के अंदर। देखें बात क्लियर है, डॉट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, आउटवर्ड टू प्लेन या इनवर्ड टू प्लेन? आउटवर्ड। आउटवर्ड। आउटसाइड। तो आप राइट हैंड रूल यूज करें, आप अपने फिंगर्स को ऊपर की तरफ लें, आउटवर्ड। हाँ, तो और आप जब क्या करेंगे, जब आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे सो यू गॉट दिस डायरेक्शन, आपको मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन मिल जाएगा। इसी तरीके के साथ हमारे पास एक और कंडक्टर है, तो वो भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि वो ये अनदर कंडक्टर, ठीक है। लेकिन वो कंडक्टर भी डॉट को शो कर रहा है, और डॉट का क्या मतलब है, डॉट का मतलब है आउटवर्ड टू द प्लेन। तो यहाँ पर जब हम आउटवर्ड टू प्लेन इसको बनाएंगे और इसकी कंडीशन भी हमें यही बताएगी इस केस के अंदर। तो चले हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि ये दोनों जो है वो इंटरफेयर करें, ऐसे दोनों इंटरेक्ट हो जाएं। यहाँ पर ऐसे हम शो कर देते हैं। अब ये एक दूसरा कंडक्टर है, ठीक है। तो दूसरे कंडक्टर के अंदर अगर हम इस चीज को ऑब्जर्व करना चाहें दूसरे कंडक्टर के केस के अंदर, जी बेटा इकरार, इज देयर एनी क्वेश्चन? यस सर, सर तो आपको ऐसे बताया चलिए मतलब पूरे के परे चलिए ये जेपन कौन से पाए थे क्रॉस छोटो करे इन्वर्ट इन्वर्ट छोटो करे पर ऐसे डॉट से पूरा बुझाया था। मैं ना लेट मी क्लियर दिस वन। मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये चीज समझा दी आपको स्टेट कंडक्टर के केस में, ये वाला पार्ट, ये जो क्वेश्चन मैंने समझा। मैंने कहा कि यस आप सर। क्या करें, इस वायर को ऊपर से देखें। यहाँ पर मैंने किसी बंदे की आंख बना दी है, वो उसको ऊपर से देख रहा है। तो इस कंडक्टर के अंदर जो करंट कैरिंग वायर है उसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो इस एंटी क्लॉकवाइज में होगी, पता है आपको। तो यहाँ पर हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना दिया इसका, ठीक है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल जो मैंने पहले डायग्राम में बना के दिखाया आपको। तो यहाँ पर ये एक डायरेक्शन है, ये किसको शो कर रहा है, ये वो डायरेक्शन है जो कह रहा है कि भाई हमने इस करंट को अभी क्रॉस किया है। अब क्रॉस किया है का मतलब डॉट है, यानी आउटवर्ड बाहर की तरफ निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो एरो है ये किसको शो कर रहा है कि भाई हम किसकी तरफ जा रहे हैं, उस वायर की तरफ जा रहे हैं। वायर की तरफ जाने का क्या मतलब है कि इनवर्ट टू दैट प्लेन, यानी उस करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर के हम इनवर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने एरो को देखकर बताया कि आपको ये डिस्कशन में लेके आना है कि इनवर्ट कहां पर होगा और आउटवर्ड कहां पर होगा। वहां पर तो सिर्फ हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर इसको देख लेते हैं
कि हमारे पास यहाँ पर डॉट आई की निस्बत के हिसाब से हमने शो कर दिया, डॉट आई की निस्बत के हिसाब से। अब अगेन मुझे यहाँ पर डायरेक्शन तो चाहिए ना मैग्नेटिक फील्ड का, तो फिर मैं राइट हैंड रूल यूज करूंगा, और राइट हैंड रूल जो है वो क्या क्या शो कर रहा है, अगेन सेम ही केस शो करता है, ठीक है। लेकिन जब हम इस कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं और हमारे पास ये जो है आउटवर्ड टू जो है प्लेन या सरफेस है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो, अब मैं इस ब्लैक लाइन पर जो है रेड लाइन बनाऊंगा, इस डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि यही डायरेक्शन होगा। अगर आप इसको ड्रॉ भी करना चाहें अपने हाथों से, तो आप अपने हाथों से भी इसको देख सकते हैं, तो हमारे पास ये इसका डायरेक्शन बनेगा, तो ये इसका डायरेक्शन बनेगा दर हकीकत, ठीक है। अब यहाँ पर दो रीजन्स हैं, बात समझने की यहाँ पर ये है, हमारे पास यहाँ पर दो रीजन है, एक ये रीजन है, ठीक है, दूसरा ये रीजन है जो पीछे वाला है, बाहर वाला। अच्छा, अगर हम बीच वाले रीजन की बात करें, कौन से रीजन की, हम इस बीच वाले रीजन की बात करें, ये जो अभी मैंने एक रेक्टेंगल टाइप या स्क्वायर टाइप एक शेप बना दी आपके सामने। अगर यहाँ पर हम देखें तो हम यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर जो फील्ड लाइंस हैं, यहाँ पर जो फील्ड लाइंस हैं वो अपोजिट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो फील्ड लाइंस हैं वो अपोजिट है। वो फील्ड लाइंस अपोजिट कैसे हैं, आप देख लें कि एक फील्ड लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जाना चाह रही है ये वाली, तो एक फील्ड लाइन नीचे की तरफ आना चाह रही है। तो फील्ड लाइंस हमारे पास यहाँ पर क्या है, फील्ड लाइंस हमारे पास यहाँ पर अपोजिट केस में है, तो फील्ड लाइंस आर अपोजिट, ठीक है। अब जब फील्ड लाइंस अपोजिट हैं और मुझे यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या मिलेगी, एक पॉजिटिव मिलेगी तो एक नेगेटिव मिलेगी, बिकॉज बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये जस्ट लाइक अ वेक्टर है, ठीक है। तो एक को मैं पॉजिटिव कर देता हूँ पॉजिटिव बी, तो दूसरे को मैं माइनस बी कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो माइनस हो रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, यहाँ पर वो डिक्रीज होगी। याद रखिएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, तो अभी जो मैंने यहाँ पर पोर्शन बना दिया जिसको हमने फर्स्ट वन कहा था, यहाँ पर आपको जो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व होगी वो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी। यानी कि अगर दो सेम कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, तो उनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी, वीक बनेगी। और अगर हम बाहर की बात करें, यहाँ पर ये जो पोर्शन है, तो जाहिर सी बात है अगर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड वीक है तो बाहर आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी, स्ट्रॉन्ग मिलेगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहां पर वीक होती है, कहां पर स्ट्रॉन्ग होती है, इस चीज को आपने समझना है। इज इट क्लियर? देखें, बड़ा सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है। आपने क्या करना है, सिर्फ डायरेक्शंस बनाने हैं, और डायरेक्शंस की बुनियाद पर आप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहां पर स्ट्रॉन्ग बनेगी और कहां पर वीक बनेगी। अब यहाँ पर मैंने तो दो मतलब इन केसेस की बात की थी जब दोनों आउटवर्ड टू प्लेन। अब अगर मैं आपको कहूं कि भाई इसी एमसीक्यूज के अंदर ही हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें, और क्वेश्चन को कैसे चेंज कर दें कि आपके पास एक आय है जो हमने डॉट के साथ शो कर दिया। जब हम किसी भी आय को डॉट के साथ शो कर देते हैं तो यहाँ पर इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो किस डायरेक्शन में बनती है, वो बनेगी इस डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर मैं इसके डायरेक्शंस बना देता हूँ ऐसे, और यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगी ऐसे डायरेक्शन, यहाँ से ये इस डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास एक दूसरा कंडक्टर है जिसको हमने क्रॉस आई के साथ शो कर दिया, ठीक है। जब आप इसको क्रॉस आई के साथ शो करेंगे, व्हेन वी आर एक्सप्लेनिंग इट इन क्रॉस आई, जब हम इसको क्रॉस आई के साथ शो करेंगे मेरे बच्चे, तो क्रॉस आई के साथ इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस का क्या मतलब होता है, इनवर्ट टू प्लेन। अब अगर आप इनवर्ट टू प्लेन ये रूल इस्तेमाल करना चाहें तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स आपको कुछ ऐसे मिलेंगी जो मैं ब्लैक से शो कर देता हूँ। यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे इसका डायरेक्शन बनता जाए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इस अगेन सेंट्रल वाले रीजन की बात करूं, तो सेंट्रल वाले रीजन पर जो फील्ड लाइंस हैं वो फील्ड लाइंस किस में है, सेम डायरेक्शन में। आप देख सकते हैं फील्ड लाइंस आर इन सेम डायरेक्शन, जो फील्ड लाइंस आपको मिल रही हैं वो सेम डायरेक्शन में मिल रही हैं। फील्ड लाइंस आर इन सेम डायरेक्शन, पहली बात ये, तो आपको यहाँ पर फील्ड लाइंस मिलेंगी सेम डायरेक्शन के अंदर। अच्छा, उसके बाद अगर फील्ड लाइंस सेम डायरेक्शन में मिलेंगी तो हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो दोनों की एडिशन होगी, बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो मैं एक को बी कहूंगा तो दूसरे को भी हम बी कह देंगे। मैग्नेटिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, फिर मैग्नीट्यूड के हिसाब से वो कितना भी बन सकता है। अगर दोनों ऐड हो रहे हैं तो आप क्या कहेंगे कि इसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई है, इसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई है। लेकिन कहां पर इंक्रीज हुई है, इसके बीच वाले पार्ट पर। तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है। अगर इंटरनल रीजन की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है
तो बाहर वाले रीजन की मैग्नेटिक फील्ड वीक होने वाली है। तो ये है दर हकीकत हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर स्ट्रांग होती है और कहाँ पर वीक होती है। मैं अब अगर आपको मोर सिंपलीफाई बता दूं तो मेरी बात ध्यान में रखिएगा। जब भी करंट सेम डायरेक्शन में हो, जैसे मैंने यहाँ पर डॉट डॉट बना दिया है, तो सेम डायरेक्शन के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड वीक बनती है और बाहर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बनती है। इसी तरीके के साथ अगर अपोजिट डायरेक्शन हो जाए तो सेंटर वाले पोर्शन पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बनेगी और बाहर वाले पोर्शन पर मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, वीक बनेगी। तो ये रहा बेसिक सा कॉन्सेप्ट जिसमें हम करंट कैरिंग कंडक्टर को शो कर सकते हैं इन केसेस के अंदर। अब देखें कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी वो कर सकता है, या तो वो कुछ क्वेश्चंस को चेंज भी कर सकता है। अब एमसीक्यूज में हो सकता है वो क्वेश्चन को चेंज करे, और क्वेश्चन को कैसे चेंज करे, वो क्वेश्चन को अब ऐसे चेंज कर रहा है। कैसे देखें, हमें कहा गया कि हमारे पास जो है वो दो स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स हैं जिनमें करंट क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उसकी हमें कंडीशन बताई गई। वो ये बताई गई कि करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है। करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में। इसके अंदर करंट जा रहा है विच इज नेम्ड एज I1, इसके अंदर करंट जा रहा है विच इज नेम्ड एज I2। ठीक है, लेकिन करंट इज इन सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स बना देता हूँ। यहाँ पर इसको x पॉइंट नाम दे देते हैं, यहाँ पर इसको y पॉइंट नाम दे देते हैं, यहाँ पर इसको z पॉइंट नाम दे देते हैं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि विद द रेफरेंस ऑफ y के रेफरेंस के हिसाब से, y के रेफरेंस के हिसाब से इन दो स्ट्रेट कंडक्टर्स के बीच में, इन दो स्ट्रेट कंडक्टर्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड वीक बनेगी या स्ट्रांग, आप मुझे बता दें। जबकि करंट इज इन सेम डायरेक्शन, तो बीच में से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बनेगी या वीक बनेगी मेरे बच्चे? वीक बनेगी। मैंने पहले बता दिया, पीछे समझाया था आपको कि मैग्नेटिक फील्ड इसकी वीक बनेगी। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड वीक है व्हिच इज BW, वीक मैग्नेटिक फील्ड। और बाहर की तरफ मैंने समझाया कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, स्ट्रांग बनेगी। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बनेगी इस तरीके के साथ। अब जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है ना, मैग्नेटिक फोर्स वो हमेशा स्ट्रांग से वीक रीजन की तरफ लगता है। जैसे कायनात की जो भी चीज है ना, वो हमेशा स्ट्रांग से वीक की तरफ जाना चाहती है। तो इसी तरीके के साथ जो मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है वो स्ट्रांग से वीक पोर्शन की तरफ लगता है। यानी कि अब मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग से कहां लगेगा, वीक की तरफ। स्ट्रांग से कहां लगेगा, वीक की तरफ। जब इन करंट कैरिंग कंडक्टर्स में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो स्ट्रांग से वीक की तरफ लगेगा, तो बदले में ये जो आपको कंडक्टर्स नजर आ रहे हैं ना, ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। अगर ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो आप क्या समझ जाएं कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, ये जो दोनों कंडक्टर एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करेंगे, उसका मैंने आपको रीजन बता दिया। क्यों, क्योंकि जो फोर्स है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से कहां की तरफ लगता है, जो है वो वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लगता है। तो ये कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा, लेकिन करंट का डायरेक्शन सेम रखना। कि अगर हमारे करंट का डायरेक्शन याद रखना कि अगर हमारे पास करंट सेम डायरेक्शन में होगा तब ये चीज हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहली पॉइंट ये। अच्छा, अब हमें ये कहा गया कि आपके पास सेम वही कंडक्टर है लेकिन करंट का डायरेक्शन आप चेंज कर दें। तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, हमारे पास ये दूसरा स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक है, इस कंडक्टर में करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ से आ रहा है नीचे के डायरेक्शन में। इसके करंट को I1 का नाम दे दें, इसके करंट को I2 का नाम दे दें। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। और मैं कोई भी एक रेफरेंस लाइन आपको बता देता हूँ, और रेफरेंस लाइन हमारे पास ये है कि एक्स वाई जेड। आपको ये बताना है कि वाई पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग है या वीक है। तो बड़ा सिंपल सा रीजन है, जब अपोजिट डायरेक्शन में था, जो मैंने पहले समझा दिया, अपोजिट डायरेक्शन में जो सेंटर वाली पॉइंट होती है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या लगती है, स्ट्रांग लगती है, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या लगती है, वीक लगती है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो स्ट्रॉन्गर से कहां लगेगा, वीकर की तरफ। तो ये स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ, तो ये कंडक्टर इसकी तरफ जाएगा, ये कंडक्टर इसकी तरफ जाएगा। जब दोनों कंडक्टर एक दूसरे से दूर जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ये जो दोनों कंडक्टर हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो आप इसको डायरेक्ट ध्यान में रख लें कि जब दो कंडक्टर्स में डायरेक्शन, जो करंट का डायरेक्शन सेम होगा, सेम, तो हम वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर अपोजिट हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बेटा इज इट क्लियर? ये दो कंडक्टर का केस है। अभी तीन कंडक्टर के केस को फर्दर हम डिस्कस करेंगे।
इज इट क्लियर फॉर ऑल? Yes, sir. ओके तो अब हम इसके 3 कंडक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा कोई डाउट हो तो कोई क्वेश्चन हो आप पूछ लीजिएगा। अच्छा यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये है कि सर हमें ये तो पता चल गया कि फोर्स कहाँ से कहाँ की तरफ लगता है, आइदर दे अट्रैक्ट और रिपेल, लेकिन सवाल ये है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इस मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड मैं आपको बता देता हूँ, याद रखिएगा। और इस मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ करंट्स। काइंडली रिमेंबर दिस वन, दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ करंट। ये जो दोनों करंट आपको नजर आ रहे हैं ना I1 I2, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। फिर वो अट्रैक्शन या रिपल्शन वो आप खुद डिसाइड करेंगे, जो अभी मैंने आपको तरीका बता दिया। ये रहा 2 कंडक्टर का केस जिसमें मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, और दूसरी बात ये कि मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। चलें अब हम बात कर लेते हैं 3 कंडक्टर्स की, लेकिन मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूंगा। अब देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपके पास 3 कंडक्टर्स हैं, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। मेरे पास ये 3 कंडक्टर्स हैं, दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड। मैं इनको नाम दे देता हूँ, ये कंडक्टर ए है, ये कंडक्टर बी है, ये कंडक्टर सी है। सवाल ये दिया गया कि इसमें करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ये करंट गया इसके अंदर सेम डायरेक्शन में आए, यहाँ पर भी एक करंट गया उसका मैग्नीट्यूड भी आए है, यहाँ पर भी करंट गया सेम डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड आए है। यानी कि करंट का मैग्नीट्यूड भी सेम है और करंट का डायरेक्शन भी क्या है, सेम। करंट का मैग्नीट्यूड भी सेम है, करंट का डायरेक्शन भी सेम है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि इज डज कंडक्टर, यहां पर लिख लेता हूं मैं, डज कंडक्टर बी मूव्स, क्या जो कंडक्टर बी है वो मूव करेगा। सबसे पहला सवाल ये, डज कंडक्टर बी मूव्स, क्या कंडक्टर बी मूव करेगा, और अगर ये मूव करेगा तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इन विच डायरेक्शन। अगर ये मूव कर रहा है, अगर नहीं करेगा तो नहीं करेगा, लेकिन अगर मूव कर रहा है तो सवाल ये है कि ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है मेरे बच्चे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो कंडक्टर ए का है वो बी पर कौन सा फोर्स लगने वाला है, आइदर वो अट्रैक्टिव लगने वाला है या रिपल्सिव लगने वाला है। हमें इस बात को समझना है कि आइदर इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स, क्या इस पर अट्रैक्ट करेगा या इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। जी मेरे बच्चे आप मुझे बता दें। Attract. ए, हाँ ए जो है वो क्या करेगा, ए करेगा बी को अट्रैक्ट। ए बी को अट्रैक्ट क्यों करेगा, बिकॉज बोथ आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि ए जो है वो बी पर एक फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स कौन सा लगेगा, इसको अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचने में। और उस एफ, उसको मैं एफ ए कह देता हूँ। और इनके बीच में एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है आई और आई। अभी मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो इस आई और आई को मल्टीप्लाई कर दें तो जो एफ ए फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा आई स्क्वायर के। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस कंडक्टर सी की। कंडक्टर सी और बी में सेम डायरेक्शन में जो है वो करंट फ्लो कर रहा है। तो अगेन जो सी है वो बी को क्या करेगा, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो उसको हम एफ सी कह देते हैं। और अगर हम इसके मैग्नीट्यूड को लिखना चाहें तो यहाँ पर भी करंट आई और आई है, तो एफ सी भी किसके बराबर होगा, एफ सी भी बराबर होगा आई स्क्वायर के। तो मतलब ये निकला कि जो एफ ए फोर्स है वो एफ सी के बराबर है। एफ ए किसके बराबर है, एफ सी के। आप देख सकते हैं एफ ए भी आई स्क्वायर है और एफ सी भी आई स्क्वायर है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और सी चाह रहा है कि बी मेरी तरफ आ रहा है और ए चाह रहा है कि बी मेरी तरफ आए, तो आप मुझे बताएं कि क्या ये बी अब मूव कर सकता है या नहीं कर सकता। नो सर। नहीं मूव कर सकता, हाँ ये कॉन्सेप्ट है। अब ये एमसीक्यूज इस तरीके के साथ बना सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि क्या कंडक्टर मूव करेगा, आप कहेंगे डज नॉट मूव, ये कंडक्टर मूव नहीं कर सकता। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ गई। इसी के अंदर ही एक और पॉइंट को हम डिस्कशन में लेके आते हैं, और वो पॉइंट भी हमारे पास सेम ही केस में होगी, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि नेट फोर्स किसके डायरेक्शन में लगने वाला है। तो चलें अब मैं यहाँ पर बना देता हूँ वो। हमारे पास एक कंडक्टर यहाँ पर ये है, हमारे पास ये दूसरा कंडक्टर है, हमारे पास ये तीसरा कंडक्टर है। तो हमारे पास ये 3 कंडक्टर है। इस कंडक्टर में डायरेक्शन ऊपर की तरफ,
ऊपर की तरफ नाम दे देते हैं ए बी सी, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड को चेंज कर देता हूँ। कैसे? यहाँ पे कह रहा हूँ करंट 2 आए जा रहा है, यहाँ पर करंट 3 आए जा रहा है, और यहाँ पर करंट जस्ट आए जा रहा है। ठीक है, सबसे पहला सवाल जो है, अच्छा यहाँ पर मैं आंसर बताता जाता हूँ, आपने मुझे पहले बता दिए थे कि ए जो है वो बी को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ए बी को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसी तरीके के साथ जो सी है वो बी को क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, यानी दोनों साइड अट्रैक्शन होने वाली है। फिर हम चलते हैं मैग्नीट्यूड की तरफ कि भाई जो ए फोर्स लगाएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। यहाँ पर करंट 2 आए, यहाँ पर करंट 3 आए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आंसर आ जाएगा, 6 आई स्क्वायर। इसी तरीके के साथ अगर हम फोर्स सी का देखें तो सी का कितना फोर्स होगा, यहाँ पर 3 आए है, यहाँ पर आए है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 3 आई स्क्वायर। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि यहाँ पर जो कंडक्टर बी है वो किसकी तरफ मूव करने वाला है, ए की तरफ। ए की तरफ मूव करने वाला है। ऑब्वियसली वो ए की तरफ ही मूव करेगा। वो ए की तरफ क्यों मूव करेगा, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और ए उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरीके के साथ वो लॉजिक्स यहाँ पर पूछ सकता है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि अगर ए फोर्स ज्यादा है सी फोर्स से तो वो कितने टाइम्स ज्यादा है। तो ऐसा भी क्वेश्चन वो कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, दोनों के मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर देना है। तो अगर आप दोनों के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेंगे तो एफ ए जो आपको नजर आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 2FC के बराबर आ जाएगा। यानी कि ए कंडक्टर जो बी पर फोर्स लगाने वाला है एफ ए, वो कितने के बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द फोर्स ऑफ कंडक्टर सी एक्सपीरियंस्ड ऑन द बी, जो बी पर एक्सपीरियंस करेगा। क्योंकि यहाँ पर 6 आई स्क्वायर है, यहाँ पर 3 आई स्क्वायर है, तो वो उसके मल्टीप्लाई में 2 में चला जाएगा। तो इसी तरीके के साथ आप तीन कंडक्टर्स को सेम डायरेक्शन में ऐसे ही क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा बेसिक सा कॉन्सेप्ट जिसमें हम तीन कंडक्टर्स को डिस्कस कर सकते हैं। मेरे पास ये मीटिंग क्लोज होने वाली है, टाइम जस्ट 1 मिनट बचा है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ लें, अदरवाइज मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो हम फिर यहीं से ही आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। Is it clear बेटा? Is it clear for all? क्लियर सर। ओके, तो मैं मीटिंग दोबारा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। काइंडली ये जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह इसी पॉइंट से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।